हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। तो यार, अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जो इस साल एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए अपियर होने वाला है, तो आपको एक बात तो समझ आ गई होगी कि यार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है किसी भी एग्जाम का। और अगर हम मेन एग्जाम्स के बारे में बात करें, चाहे कैट है, जैट है, आईएफटी है, एनमैट है, इन सारे ही एग्जाम्स के अंदर कुछ ज़्यादा ही आरसीज टेस्ट करे जाते हैं और सबसे ज़्यादा तो कैट और जैट में करे जाते हैं। सो आज की वीडियो के अंदर हम ये जानने वाले हैं कि यार आप कैट एग्जाम के लिए आरसी को कैसे मास्टर कर सकते हो, कैसे अपनी एक्यूरेसी को इंप्रूव कर सकते हो, क्या रोड मैप होना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्ट हो जाना। इंस्टाग्राम हैंडल है studybuds_education और आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे आपको कैट और एमबीए के फ्री मॉक्स एंड वीडियोस भी प्रोवाइड होते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप स्टडी बस के पेन ड्राइव कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट है www.studybus.co.in। यहाँ जाके कंप्लीट डिटेल्स आपको पेन ड्राइव कोर्स की मिल जाएगी। यहीं आप अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो। और हर पेन ड्राइव के साथ आपको एक पोर्टल मिलता है जिसमें आपको ई बुक्स की फैसिलिटी, टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल मॉक्स, वीकली करंट अफेयर्स और ये सारे फुल लेंथ मॉक्स भी मिलते हैं। इसके अलावा आपको एक स्टडी प्लानर का भी फीचर मिलता है जिसके अंदर आप एक ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो हम हमारे हेल्पलाइन नंबर 9958937705 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सबसे पहले वीए आरसी सेक्शन की एंड स्पेसिफिकली फॉर द कैट एग्जाम, तो जैसे कि आपको पता है कि कैट एग्जाम के अंदर 3 सेक्शंस होते हैं, जिसमें जो सबसे पहला सेक्शन होता है वो वीए आरसी का होता है। उसके बाद जब ये सेक्शन खत्म हो जाता है तो फिर डीआईएलआर आता है और लास्ट में क्वांट्स आता है। जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो अब पूछे जा रहे हैं अप्रोक्सीमेटली वीए आरसी के अंदर वो 24 है। टाइम आपको 40 मिनट्स मिलता है जिसको आप शिफ्ट करके नहीं जा सकते दूसरे सेक्शन के ऊपर। आपको 40 मिनट्स पूरे लगाने ही होते हैं हर एक सेक्शन के अंदर। उसके बाद किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो जनरली आप देख सकते हो वीआरसी के अंदर आपको 16 क्वेश्चंस अब आरसी के पूछे जाते हैं, जिसमें 4 पैसेजेस होते हैं, जो 4 क्वेश्चंस के 4 पैसेजेस होते हैं। और बाकी जो 8 क्वेश्चन होते हैं वो वर्बल एबिलिटी से होते हैं। बेसिकली उसमें 3 क्वेश्चन पैरा समरी से होते हैं, 3 क्वेश्चन पैरा जंबल से होते हैं, और जो बाकी के 2 क्वेश्चन है वो ऑड वन आउट से भी हो सकते हैं। और अब पैरा कंप्लीशन का भी एक टॉपिक है जो कि इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया लास्ट ईयर से। तो टॉपिक्स क्या है कैट एग्जाम में, सिर्फ 4 या 5 टॉपिक्स हैं। इसके अलावा वीआरसी में कुछ नहीं पूछा जाता। पैरा जंबल्स, समरी, ऑड सेंटेंस, या ऑड सेंटेंस के साथ साथ आप पैरा कंप्लीशन भी इसको कह सकते हो, अब जो नया टॉपिक आया है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसके अलावा कैट एग्जाम में और कुछ नहीं पूछा जाता। मार्किंग स्कीम बेसिकली क्या होती है, तो अगर आपका रॉन्ग आंसर होता है तो उसमें आपके 1 मार्क डिडक्ट होता है। हर करेक्ट आंसर के आपको +3 मिलते हैं। और जो टीटा क्वेश्चंस होते हैं, टीटा क्वेश्चन सबसे ज्यादा देखे जाते हैं आपके पैरा जंबल्स के अंदर। तो जो ये टीटा क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि जहां पे आपको कोई भी ऑप्शंस नहीं दिया होता, इनको नॉन एमसीक्यू क्वेश्चंस कहते हैं। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती। इसके अलावा आप देख सकते हो कि भाई वर्बल एबिलिटी में आपसे इन्फ्रेंसेस भी आपकी चेक हो जाती है, ग्रामर, वर्बल रीजनिंग, वोकैबुलरी, सारी चीजें ये इनडायरेक्ट मैनर के अंदर इन सारे टॉपिक्स के अंदर कवर कर लेते हैं। और इसको ट्रिकीएस्ट सेक्शन भी माना जाता है कैट पेपर का। अगर फ्रेंड्स हम डिफिकल्टी एनालिसिस देखें कि स्कोर वर्सेस परसेंटाइल क्या है, तो हमने कुछ 3-4 सालों का आपके सामने डेटा शेयर किया। तो आप देख सकते हो कि 2019, 20, 21 और 22 इसके अंदर जो नंबर ऑफ स्कोर है, सबसे पहले तो ये बात जानने की जरूरत है, 2019 में पेपर 100 क्वेश्चंस का होता था और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 34 होते थे। फिर चेंज हुआ और अब वो 24 रह गए। तो आप देख सकते हो अगर 90 परसेंटाइल आपको लानी है 24 क्वेश्चंस में से, सो 24 मार्क्स के ऊपर, यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप सिर्फ 8 क्वेश्चंस करेक्ट कर दो तो आपकी 90 परसेंटाइल आ सकती है। अगर आप 29 मार्क्स ले आओ तो 95 परसेंटाइल आ सकती है। और आप ऑलमोस्ट 10 सॉरी नॉट 10, अगर आप 14 क्वेश्चंस तक, 13 से 14 क्वेश्चंस करेक्ट कर दो तो आपकी 99 परसेंटाइल आ सकती है। अगर हम लेवल ऑफ डिफिकल्टी के बारे में देखें तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी कैट एग्जाम में क्या रहता है, जनरली 1 आरसी आउट ऑफ 4 आरसीज इजी होता है और 2 से 3 वीए के क्वेश्चंस भी इजी कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। मॉडरेट के बारे में बात करें तो 1 से 2 आरसीज आपके मॉडरेट लेवल के होते हैं और 2 से 3 क्वेश्चंस आपके मॉडरेट लेवल के होते हैं। और हार्ड या डिफिकल्ट लेवल के बारे में बात करें तो 1 से 2 आरसीज आपके हार्ड हो सकते हैं और 2 से 3 क्वेश्चंस जो वर्बल एबिलिटी के है वो आपके हार्ड कैटेगरी में फॉल कर सकते हैं। तो यानी कि इसको बैलेंस इस तरीके से किया जाता है कि इजी, मॉडरेट और हार्ड सेक्शन सारे ही आपको देखने के लिए मिलते हैं।
तो फ्रेंड्स अब ये बात जानने की जरूरत है कि VARC सेक्शन में ऐसी क्या ट्रिकी पार्ट है कि उसको ट्रिकीएस्ट सेक्शन भी कहा जाता है। तो इसके लिए हमें कुछ कुछ चीजें जानने की जरूरत है, क्योंकि ये जो आरसी का पार्ट है ये इसको थोड़ा सा चैलेंजिंग बना देता है, क्योंकि ज्यादातर जो आरसी होते हैं वो इन्फ्रेंस बेस्ड होते हैं। बाकी जो एग्जाम्स में जो इजी आरसीज होते हैं वो फैक्ट बेस्ड होते हैं, यानी कि पढ़ा, डेटा निकाला, आंसर कर दिया। नहीं, यहाँ पे डेटा निकाला, उससे इन्फर किया, उसके बेसिस पे कोई कंक्लूजन निकाली, जिसके बेसिस पे आपको आंसर करना होता है। और आपके पास आरसी के अंदर कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं होता जिसको आप वेरीफाई कर सको कि हाँ यार जो मैंने लॉजिक लगाया ये सही है ना। यहाँ पे आपको बस लॉजिक लगाना होता है, लेकिन आप उसको वेरीफाई नहीं कर सकते। सिमिलरली कैट के जैसे जैट का भी जो आरसी सेक्शन होता है वो भी इतना ही ट्रिकी रहता है, मतलब इसको भी एक ट्रिकी सेक्शन जैट को माना जाता है। आरसीज जो होते हैं वो लेंदी होते हैं, नॉट लेंदी इन दी सेंस कि बहुत लेंदी आरसीज होते हैं, बट चारों आरसीज जब आपको विद इन टाइम ड्यूरेशन करने होते हैं तो थोड़ी सी स्पीड अगेंस्ट टाइम भी आपको चाहिए होती है। कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होते हैं आरसीज के, जनरली फिलोसफी, सोशियोलॉजी, आर्ट, म्यूजिक, एवोल्यूशन, ये सारे जो टॉपिक्स होते हैं ये बच्चों को थोड़े से कॉम्प्लेक्स लगते हैं, इस वजह से इनको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा टाइमिंग और टाइम कंस्ट्रेंट और थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। उसके बाद मिस्टेक्स क्या क्या बच्चे कर देते हैं। सबसे पहले अटेंशन डेफिसिट नहीं रहती, भाई लॉन्ग पैसेज पढ़ते पढ़ते लूज आउट कर जाते हैं, और ना ही ब्रेक और अंडरस्टैंड कर पाते लॉन्ग सेंटेंसेस को, उनको समझ ही नहीं आता कि वो पढ़ क्या रहे हैं, या दिमाग में कुछ डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, गाना चलने लग जाता है, कुछ भी ऐसा होने लगता है। उसके बाद लिंक्स इस्टेब्लिश नहीं कर पाते पैराग्राफ से कि पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2 किस तरीके से एसोसिएटेड है। फॉर एग्जांपल अगर पैराग्राफ 1 इंट्रोडक्शन है तो पैराग्राफ 2 में उसको सपोर्ट कर रहा है या अपोज कर रहा है, तो जब तक ये सारी चीजें क्लियर नहीं होंगी, पैसेज का स्ट्रक्चर आपके माइंड में क्लियर नहीं होगा। सब्जेक्टिविटी भी एक रहती है, बायसनेस रहती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी पसंद का कोई टॉपिक आ गया तो उसमें हम अपनी नॉलेज लगाने लग जाते हैं, जो कि हमें नहीं लगानी, हमें सिर्फ जो ऑथर है उसी की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो आर्ग्यूमेंट्स है उसी को ही समझना है। रॉन्ग एजम्पशंस हम समटाइम रख लेते हैं, या जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है उस पर ज्यादा फोकस करते हैं, मेन चीजों से थोड़ा दूर भाग जाते हैं। रशिंग, एक से दूसरे ऑप्शंस के ऊपर भागना और सारे ऑप्शंस को केयरफुली एनालाइज ना करना। अगर पैसेज के अंदर कहीं चेंज इन टोन हुई है या सेंस हुई है तो उसको डिटेक्ट ना कर पाना, या मिस इंटरप्रेट करना वर्ड्स और फ्रेजेस को, ये जनरल कुछ मिस्टेक्स है जिसकी वजह से आरसी में जो बच्चे करते हैं, जिसकी वजह से उनको परफॉर्मेंस देखने के लिए नहीं मिलती। टाइप ऑफ आरसीज आपको किस टाइप के पूछे जाते हैं आपके स्क्रीन के सामने है, आप देख सकते हो। ह्यूमैनिटी सेक्शन के अंदर आपसे सोशियोलॉजी से, एंथ्रोपोलॉजी से, फिलोसफी से और साइकोलॉजी से। फिलोसफी एंड साइकोलॉजी ये इनको एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स भी कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी में एक जो टॉपिक है डार्विन, वो सबसे ज्यादा ऑथर का फेवरेट भी रहता है। हिस्टोरिकल पैसेजेस के अंदर सिविलाइजेशन, कल्चर, सोसाइटी। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर एवोल्यूशन एंथ्रोपोलॉजी के साथ मिक्स करके बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, मेडिसिन और भी बहुत सारी चीजें हैं। इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस के अंदर इकोनॉमिक थ्योरी, मॉनेटरी पॉलिसी और इकोनॉमिक्स किस तरीके से चलती है, बिजनेस के कुछ एस्पेक्ट से रिलेटेड आपसे आरसीज पूछे जा सकते हैं। पॉलिटिक्स के अंदर पॉलिटिकल थिंकर, पॉलिटिकल थ्योरीज, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिसीज, इनसे आपसे पूछे जा सकते हैं। एनवायरमेंट तो अब हर साल आपको एटलीस्ट एक आरसी एनवायरमेंट के ऊपर तो अब देखने के लिए मिल गया। एनर्जी, एमिशन, पोल्यूशन, एनवायरमेंट कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ, इन सारी चीजों से भी आरसी आपसे पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स अप्रोच क्या रहनी है हमारी आरसी सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले अगर हम ये बात देखें कि यार आरसी हमें पढ़ना कैसे है, तो सबसे पहली एक बात तो आपको हैबिट डेवलप करनी होगी रीडिंग की। और रीडिंग के लिए सबसे अच्छी चीज रहती है न्यूज़पेपर। लेकिन न्यूज़पेपर को ना बच्चे केयर फ्री मैनर के अंदर पढ़ते हैं, आज पढ़ लिया, थोड़ा सा पढ़ लिया, छोड़ दिया, हेडलाइन पढ़ लिया, ऐसा नहीं करना। थोड़ी सी फोकस रीडिंग यहाँ पे करनी है। और आरसी को ना, जो आरसी आपको समझ नहीं आता, अगर आपको ऐसा लगता है तो उसको 2 टाइम्स रीड करना है। लेकिन 2 टाइम्स कैसे रीड करना है इसको समझना है। जो हमारी फर्स्ट रीडिंग रहेगी वो स्किमिंग रहेगी, यानी कि हम बहुत थॉरली उसको नहीं करेंगे। इसको हम स्पीड रीडिंग भी कहते हैं, जिसमें सिर्फ हम आरसी का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करेंगे। यानी कि हम पहले पैराग्राफ से पहले 2 सेंटेंसेस रीड करेंगे और बाकी सारे पैराग्राफ से फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस को हम रीड करेंगे, जिससे कि हमें पैसेज का स्ट्रक्चर क्लियर हो जाए। ज्यादा अटेंशन पे हम फोकस नहीं करेंगे और हमारा पर्पस सिर्फ यही होगा कि पैसेज की थीम को समझना। उसके अलावा थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव को भी अगर हम समझ सके तो बहुत अच्छा है, ताकि हम ये समझ सके कि ऑथर एक्चुअली न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से कोई पर्सन अगर पढ़े तो क्या समझता है, ना कि आपको अपनी बायसनेस से पढ़ना है। मेमोराइजिंग नहीं करनी है आपको फैक्ट्स की, बिकॉज अगर आप फैक्ट्स मेमोराइज करने लगोगे तो आपकी अटेंशन दूसरी तरफ चली जाएगी, आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। सो रिक्वायर अटेंशन ओनली। अगर फैक्ट्स आपको तभी पढ़ने हैं जब रेलेवेंट क्वेश्चंस उनसे पूछे गए हैं
और अगर रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछे गए तो फैक्ट्स पढ़ के आप उनको आंसर कर सकते हो, जो कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। और जब आप सेकंड रीड पे अब जाओगे, अब आप पहले क्वेश्चंस पढ़ लो, और क्वेश्चंस में भी आप सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ोगे, उसके ऑप्शंस नहीं पढ़ोगे, क्योंकि ऑप्शंस पढ़ते ही बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको एग्जामिनर ट्रैप में फंसा लेगा। सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ने, ऑप्शंस नहीं पढ़ने। सो क्वेश्चंस को आप अपने दिमाग में रख सकते हो, बैक ऑफ द माइंड में रख सकते हो, आपको पता लग जाएगा कि आपको कहां पे क्या रीड करना है, जिसके बेसिस पे आप उसको एग्जैक्टली रीड करके आंसर कर पाओगे। और जो भी सेकेंड रीडिंग आपकी रहने वाली है, उसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि भाई पॉज एंड कॉन्टेम्पलेट करना है, और ये समझना है कि पैसेज की पूरी एक सिंगल थीम क्या है, पूरा पैसेज किस चीज से रिलेटेड है, मेन आइडिया क्या है, मेन स्ट्रक्चर क्या है, सेंट्रल थीम क्या है पैसेज की। एग्जाम्पल्स के ऊपर आप फोकस कर सकते हो, बिकॉज पैसेज से आपकी अंडरस्टैंडिंग इससे बढ़ती है, और रॉन्ग एजम्पशंस जो आपकी फर्स्ट रीडिंग में बन गई थी, इसको भी आप यहाँ पे करेक्ट कर सकते हो। अब आपको फोकस करना है यहाँ पे इंट्रोडक्टरी एंड कंक्लूसिव आइडियाज के ऊपर, कि क्या क्या चीज इंट्रोड्यूस करी गई है, क्या एक्सप्लेन करी गई है, किस चीज को अपोज किया गया है। और अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसके माइंड में रिटेंशन की प्रॉब्लम रहती है, वो नहीं समझ पाता, तो आप छोटी समरी भी बना सकते हो, सिर्फ और सिर्फ बहुत शॉर्ट समरी, 2-3 वर्ड्स या मैक्सिमम एक लाइन में पूरे के पूरे पैराग्राफ को अगर आप समराइज कर लेते हो, तो आपको दो तरीके से हेल्प करेगा। एक तो आपको आरसी में भी हेल्प करेगा, और जो आपका पैरा समरी का जो टॉपिक होता है, जिससे आपके 3 क्वेश्चन आते हैं, वहां पे भी आपको हेल्प मिलेगी, बिकॉज आपको समझ आ जाएगा कि यार आपको समरी किस तरीके से बनानी है, और शॉर्ट समरी से पैसेज का जिस्ट आपके माइंड के अंदर रहेगा, और ये भी आपको समझ आ जाएगा कि पैसेज में टोन, स्ट्रक्चर, किस तरीके से थीम चेंज हो रही है। अब क्वेश्चन सॉल्विंग हमें कैसे करनी है, सबसे पहले हमें जानने की जरूरत है कि भाई हमारी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या है। सो अगर आपको पता लग जाए कि यार आपकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या है, कि आप एजम्पशंस नहीं समझ पाते, सेंट्रल थीम ऑफ द क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम होती है, या क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस में आपकी स्ट्रेंथ है या वीकनेस है, या इन्फ्रेंशियल या यानी कि जो इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे हो पाते या नहीं हो पाते, आपको ये सबसे पहले ये एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। और इस एनालिसिस के लिए आपको कम से कम नहीं तो 50 to 100 आरसीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपके माइंड में क्लियर होगा कि क्या आपकी स्ट्रेंथ है या क्या वीकनेस है। एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि अभी एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम है, और एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम के अंदर आपको सारे क्वेश्चंस नहीं करने होते। जैसे कि आपने देखा 24 में से जो बच्चा 14 क्वेश्चन कर देगा, तो उसकी तो 99 परसेंटाइल आ जाएगी। तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस नहीं करने, आपको इजी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, या डायरेक्ट क्वेश्चंस जो हैं उनको पहले अटेम्प्ट करना है, और जो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस है, डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, उनको आपको डिसाइड करना है अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के ऊपर। तो स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चंस को करना है, और वीकनेसेस वाले क्वेश्चन से थोड़ा केयरफुल रहना है। अगर आप ऐसे बच्चे हो जो दो ऑप्शंस के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको अगर ऐसा लगे कि यार 50-50 चांस है, तो बस अब आपको देखना है कि यार वो आप रिस्क ले सकते हो या नहीं ले सकते। और उस रिस्क को लेने से पहले ऐसा नहीं है कि हम अंधाधुन रिस्क लेंगे, हम बहुत कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए, बिकॉज आपको पहले पता होना चाहिए कि यार टोन क्या चेंज हो रही है, फाइनल डिटेल्स ऑफ द पैसेज क्या है, समरी आपको समझ आ गई या नहीं आ गई, आप एग्जांपल्स उसके आपको क्लियर है नहीं क्लियर है। जब तक पैसेज की पूरी थॉरो अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर ना हो, जब तक दोनों ऑप्शंस को आप एक दूसरे से डिफरेंशिएट ना कर सको, तब तक आपको ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो कुछ चीजें आपको अपने माइंड में रखनी है। तो सबसे पहले कि यार आप जब रीडिंग करोगे, तो आपको रीडिंग से पता कर लेना है कि भाई आपका जो कंफर्टेबल टॉपिक है वो कौन सा है। उन कंफर्टेबल टॉपिक्स के बेसिस पे जब भी आरसी आते हैं, तो बच्चे ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। और आपको ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स के अंदर थोड़ी सी उनकी जो राइटिंग स्टाइल है उससे हैबिचुअल होना पड़ेगा, बिकॉज अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता और उससे आरसी आ गया, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि कंफर्टेबल थीम्स आपके लिए क्या, एनवायरमेंट है, बायोलॉजी है, फिलोसफी है। सो जो भी आपकी कंफर्टेबल थीम होगी उसको आप सबसे पहले करोगे। क्यों? बिकॉज उसको आप जल्दी से कर सकते हो। सो आपकी रीडिंग स्पीड और कॉम्प्रिहेंशन बहुत तेजी से बढ़ जाती है। नेक्स्ट है कि भाई स्पीड वर्सेस एक्यूरेसी को कैसे हम लेकर चले। तो एक बात को आपको ध्यान में रखना है, इट इज नेवर स्पीड वर्सेस एक्यूरेसी, इट इज ऑलवेज स्पीड एंड एक्यूरेसी। ऐसा नहीं है कि हम स्पीड पकड़ लें बहुत तेजी से और हमारी एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज हो जाए, और ऐसा ना हो कि हम एक्यूरेसी पे इतना फोकस करें कि हमारे सारे क्वेश्चन ही छूट जाएं। ऐसा नहीं करना, दोनों को साथ लेके चलना है, दोनों का एकदम करेक्ट इक्विलिब्रियम हमें मेंटेन करके रखना है। सो अगर आपको ज्यादा टाइम लगता है कि भाई पैसेज को समझने में, तो आपको रीडिंग स्पीड इंप्रूव करनी पड़ेगी। साइड बाय साइड कुछ बच्चों की वोकैबुलरी भी वीक होती है, जिसकी वजह से उनको आरसी समझ नहीं आता, तो वोकैबुलरी के ऊपर भी वर्क करना पड़ेगा। कैसे कर सकते हो मैं आगे आपको बताने वाला हूं। और इसके अलावा आपको मॉक्स तो बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेंगे। जो मैंने आपको 100 आरसीज बोले हैं, ये तो बेयर मिनिमम है, ये तो आपको वैसे ही प्रैक्टिस करने हैं। और इसके अलावा आपको टॉपिक वाइज टेस्ट और सेक्शनल मॉक्स भी टेस्ट करने हैं, और बहुत सारे उनको
प्रैक्टिस करनी है। सो इसके अंदर जब आप मॉक्स का एनालिसिस करोगे तो आपको पता लग जाएगा आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, वो मिस्टेक्स करने से आप दोबारा बचोगे और सॉल्यूशन से आप सीखोगे कि हाँ यार मैंने क्या मिस्टेक कर दी थी जिसके बेसिस पे ये गलत हो गया और सही आंसर की अप्रोच क्या है। सो फ्रेंड्स, अगर एप्टीट्यूड हमें आरसी के लिए बिल्ड करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं? तो सबसे पहले ये है कि भाई हमें डेली बेसिस पे ऑनलाइन आर्टिकल की डाइवर्स रीडिंग करनी है, जिसके बेसिस पे हम हमारी जो रीडिंग स्पीड है, जो रीडिंग की हमारी स्किल है, वो काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। तो डेली एटलीस्ट 3 आर्टिकल्स हमें पढ़ने हैं और डिफरेंट जॉनर से पढ़ने हैं, चाहे वो टेक्स्ट से हो, साइंस से हो, एवोल्यूशन से हो, एनवायरमेंट से हो, बिजनेस से हो, फिलोसफी से हो, साइकोलॉजी से हो, फिलोसफी से हो, सोशियोलॉजी से हो, एवोल्यूशन से हो या एंथ्रोपोलॉजी से हो। इन सारी चीज़ों से आपको डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ने हैं। न्यूज़पेपर रीडिंग के अंदर एडिटोरियल्स आपको डेली बेसिस पे रीड करने हैं, चाहे आप इंडियन एक्सप्रेस से करो, मिंट से करो या किसी और अच्छे न्यूज़पेपर से करो, बिकॉज एडिटोरियल से आपकी जो रीडिंग कैपेसिटी होती है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है, आपको कॉम्प्लेक्स चीज़ें समझ आने लग जाती हैं। अगर हम कुछ और रिसोर्सेज के बारे में बात करें तो अगर आपका पर्टिकुलरली वर्बल सेक्शन आपका वीक है तो आप स्टडी बस के पेनड्राइव कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो। स्टडी बस के पेनड्राइव कोर्स में हम ये सारी चीज़ें कवर करते हैं। इसके अलावा आपको एऑन एसेज भी आप रीड कर सकते हो। एऑन एसेज थोड़े से लेंदी होते हैं बट आपकी रीडिंग एपेटाइट को ये इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ पे फिलोसफी, साइकोलॉजी, साइंस, हिस्ट्री, आर्ट्स के ऊपर आपको एसेज देखने के लिए मिलेंगे और इसके अलावा भी बहुत सारा फ्री मटेरियल आपको इंटरनेट पे देखने के लिए मिलेगा जहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसकी वोकैबुलरी वीक है तो वर्ड पावर मेड इजी को पढ़ सकता है। वर्ड पावर मेड इजी अगर आपसे बुक नहीं पढ़ी जाती तो इंटरनेट, यूट्यूब पे आपको बहुत सारी फ्री वीडियोस भी मिल जाएंगी। आप किसी भी प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब करके देख सकते हो या बैरन 333 लिस्ट को भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ये लिस्ट बहुत ही कॉमन वर्ड्स की है जो रेगुलरली बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर अपीयर होते हैं, तो इसको आप देख सकते हो। और भाई सबसे इंपॉर्टेंट तो मॉक्स है, बिकॉज अगर आप मॉक्स प्रैक्टिस नहीं करोगे और मिनिमम 100 आरसीज कि आप एनालिसिस करके ये नहीं देखोगे कि आपकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या है, तब तक आपको आरसी के अंदर कभी भी श्योरिटी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ टिप्स जो कि आप वीआरसी सेक्शन को इंप्रूव करने के लिए कर सकते हो। स्पेसिफिकली आरसी से आप कैसे अपना बहुत ज़्यादा इसको एक स्ट्रॉन्ग डोमेन बना सकते हो इन सारी टिप्स को फॉलो करके। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। प्लीज़ हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्ट हो जाना। अगर आपको पेनड्राइव कोर्स में या लाइव बैच में एनरोल करना है तो हमारी वेबसाइट है www.studybus.co.in। यहाँ पे जाके कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल जाएंगी और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।